नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने जीएसटी को बताया आर्थिक सर्वनाश, कहा मिलकर सरकार के खिलाफ उठाएं आवाज। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताली और थाली बजाकर युवाओं ने मांगा अपने लिए रोजगार, जिसके बाद जबरदस्त मुश्किलें भाजपा के लिए बढ़ सकती हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह को मिले भारत रत्न, वरिष्ठ पत्रकार ने उठा दी है मांग, कहा है कि 271 मिलियन लोगों को दिलाई है गरीबी से निजात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर आ रही है। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की खबर सामने आ रही है और गरीबी मिटाने के लिए उनको ये रत्न देने की बात कही जा रही है। इसी के साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से सफल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने जीएसटी को बताया आर्थिक सर्वनाश, कहा मिलकर उठाएं आवाज। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। गिरती जीडीपी पर राहुल गांधी सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रविवार को उन्होंने जीएसटी की बात के जरिए कई सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जीएसटी में क्या गड़बड़ी है और कौन प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी का मानना है कि मोदी सरकार सही तरीके से जीएसटी को लागू करने में नाकाम रही। राहुल ने जीएसटी के अंदर 4 तरह के स्लैब को गलत कदम बताया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में गिरावट की एक बड़ी वजह जीएसटी का फ्लॉप होना भी है। मौजूदा सरकार ने जीएसटी के जरिए उस वर्ग पर हमला किया है जो देश की रीढ़ है, छोटे कारोबारी परेशान। उन्होंने फिर जीएसटी को मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने से लाखों छोटे व्यापार बर्बाद हो गए, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। सबसे ज्यादा नाइंसाफी राज्यों के साथ हुई है। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रही है। यह देश के गरीबों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जीएसटी का मतलब आर्थिक सर्वनाश है। राहुल गांधी की माने तो मोदी सरकार में सॉल्यूशन जीएसटी में 4 तरह के स्लैब रखे हैं ताकि छोटे कारोबारी इसमें उलझकर रह जाएं और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस जीएसटी में केवल 15 से 20 उद्योगपतियों की पहुंच है। वे मन मुताबिक जीएसटी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक साधारण टैक्स लागू करने की योजना थी, लेकिन एनडीए सरकार ने 28% तक टैक्स स्लैब रख दिया, जो कि छोटे कारोबारियों और गरीबों के खिलाफ है। केंद्र की असफलता की वजह से ही आज राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और टीचरों को सैलरी नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा जीएसटी गरीबों, किसानों और छोटे कारोबारियों पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी ताकि जीएसटी को सरल बनाया जा सके। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी कई बड़े अर्थशास्त्रियों से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से भी चर्चा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताली और थाली बजाकर युवाओं ने मांगा रोजगार। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर 19 सूत्रीय मांग को लेकर छात्र नेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में शनिवार को 46वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशनकारी छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ ताली और थाली बजाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने कहा कि 46 दिनों से छात्र गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को कहना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि ईवीवी प्रशासन और सरकार गांधीवादी तरीकों को समझने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वे इतिहास से सबक लेने को तैयार हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के दिन भी कोई भी शिक्षक अनशनरत छात्रों से हालचाल भी पूछने तक नहीं आए। ईवीवी के पूरा छात्र सपा नेता मंसूर आलम ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ छात्रों का मौलिक अधिकार है और इसकी बहाली जनतांत्रिक हितों में है। छात्र नेता अजय सम्राट ने कहा है कि सुना है कि सरकार थाली और ताली की भाषा समझती है, आज उसी भाषा में बेरोजगारों और नौजवानों की हुंकार सुने। इस अवसर पर सपा नेता वजीर खान, नेता हितेंद्र यादव, राहुल पटेल, मोहम्मद मुबशशीर, हारून, नवनीत यादव, मोहम्मद मसूद अंसारी, सुशील कुशवाहा, मोहम्मद सलमान, शिव बली, हरेंद्र यादव, कपिल तेजा, सर्वेश, ऋषि यादव, अर्पित आर्या, आदित्य आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन सिंह को मिले भारत रत्न, वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई मांग, बोली 271 मिलियन लोगों को दिलाई है गरीबी से निजात। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने टीओआई में लिखे अपने एक ब्लॉग में कहा कि जब भारत के 13वें राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो मनमोहन सिंह अपने पूर्व सहयोगी की प्रशंसा में अडिग थे। उन्होंने मुखर्जी को आज़ाद भारत के महानतम नेताओं में से एक माना है। घोष ने कहा
कि सरकार में मुखर्जी का लंबा कार्यकाल एक असाधारण उपलब्धि है, मगर एक सवाल ये भी है कि क्या मनमोहन अपने सहयोगी की तुलना में भारत रत्न के अधिक योग्य हैं। पत्रकार कहती हैं कि मनमोहन सिंह साल 1991 में जब वित्त मंत्री बने, उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। पीवी नरसिम्हा राव के समर्थन से उन्होंने दशकों से चल रहे मजबूत नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त किया। 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन यानी 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। इस दौरान लंबे समय देश के पीएम मनमोहन सिंह ही रहे। भारत में करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने का आंकड़े यूएन के अनुसार है। उन्होंने कहा कि आज गरीब समर्थक कई योजनाएं जैसे वित्तीय समावेशन, मनरेगा और आधार कार्ड उनके कार्यकाल की देन है। उन्होंने कहा कि भारत में वित्त मंत्रियों पर अक्सर कुछ कॉरपोरेट घरानों के निकट होने का आरोप लगाया जाता रहा है, मगर सिंह पर कभी भी जातिवाद या किसी विशेष व्यावसायिक घराने से जुड़े होने का आरोप नहीं गया। भ्रष्टाचार के मामले में मनमोहन सरकार के मंत्रियों को खूब निशाना बनाया गया, मगर विरोधियों ने भी भ्रष्टाचार मामले में उन पर कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि हालांकि यूपीए 2 कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों ने मनमोहन सिंह के कद को कम किया है, मगर उन पर किसी भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप नहीं लगा। वास्तव में उन्होंने जिस तरह से अपने परिवार को राजनीतिक जीवन से दूर रखा, वो राजनीतिक वर्ग के लिए एक आदर्श है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र और मीडिया पर मनीष सिसोदिया का तंज, चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी, बस देश की अब एक ही समस्या है। जी हां दोस्तों, देश में मौजूदा हालातों को लेकर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और मीडिया को निशाने पर लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर तंज कसा है। मनीष सिसोदिया ने सुशांत केस में केंद्र सरकार और मीडिया के रवैये को सवाल उठाते हुए कहा कि चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी है, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो चुकी है, करोड़ों लोगों को नौकरियां भी मिल चुकी हैं, किसान व्यापारी सब मुनाफे में हैं, स्वच्छ भारत और डिजिटल स्किल इंडिया सफल हो चुके हैं। सिर्फ देश में एक ही मुसीबत है कि रिया का पूरा खानदान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और मीडिया 24 घंटे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि देश इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफा कोरोना वायरस के मामले 41 लाख के डराने वाले आंकड़े को पार कर चुके हैं, दूसरी तरफ चीन के साथ तनातनी जारी है। कोरोना संकट ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है, हालांकि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और मीडिया पर निशाना साधते हुए संकेतों में कहा है कि देश की बड़ी समस्याओं के मुकाबले सुशांत मामले को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बता दें कि बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। सीबीआई के अलावा ईडी और एनसीबी भी मौत के कारणों की जांच कर रही है। सुशांत बीते 14 जून को मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत अवस्था में पाए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश पर बीजेपी नेता संजय पासवान का तंज, इससे पहले कि जनता खारिज करे खुद कर ले विड्रॉ। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में बीजेपी के दलित चेहरे के तौर पर स्थापित संजय पासवान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। गौरतलब है कि बीजेपी आलाकमान ने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी नेता का यह बयान जेडीयू को परेशान करने वाला हो सकता है। बिहार की राजनीति में जनरेशन शिफ्ट और नई पीढ़ी को लेकर न्यूज 18 के साथ बातचीत में संजय पासवान ने बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। नीतीश कुमार समेत 70 साल की उम्र वाले नेताओं और उनके नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर संजय पासवान ने कहा, इसके पहले कि जनता उम्र दराज लोगों को खारिज कर दे, हमें नौजवानों को सामने लाना चाहिए और उससे पहले उम्र दराज नेताओं को खुद विड्रॉ कर लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बेरोजगारी हटाने के लिए आंदोलन करेंगे तेजस्वी, कहा नीतीश ने 15 साल में कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं जुबानी जंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीद बताए जाते रहे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने 15 साल में कुछ नहीं किया, हर जगह भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए। इस सरकार ने 2 पीढ़ियों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बेरोजगारी हटाने के लिए हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी ने इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया और टोल फ्री नंबर भी जारी किया। विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी ने साथ ही कहा कि हमारी सत्ता में आई तो 4.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हर विभाग में नियमित बहाली की जाएगी और आबादी के मुताबिक नए पद सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के सत्ता में आने पर हर व्यक्ति को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तेजस्वी ने बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में गरीबी दर
52% है। प्रदेश का हर दूसरा परिवार पलायन को मजबूर है। लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ जो भर्ती परीक्षा होती भी है उसका पेपर लीक हो जाते हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया। सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी घोषणाएं होती हैं। जो व्यक्ति 15 साल में कुछ नहीं कर पाया वह 2 महीने में क्या करेगा। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार SC/ST एक्ट को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी ने सवाल किया कि यह सुविधा केवल दलितों में क्यों, सवर्ण समाज और पिछड़ों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा युवाओं को रोजगार देने में विफल रही बिहार सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रभारी सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने शनिवार को राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। गोहिल ने कहा कि सूबे की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा फोकस युवाओं पर होगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस की रोजगार 2 वर्चुअल रैली में बेरोजगार पंजीकरण फॉर्म लॉन्च किया गया। इससे पहले शुक्रवार को शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कहा कि सभी सहयोगी एकजुट हैं और पूरी मजबूती से NDA सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। वह शुक्रवार शाम पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर कहा कि अब बात करने के बहुत साधन हैं, इसके लिए पटना आने की जरूरत नहीं है। लोजपा के बारे में कहा कि NDA में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर चिराग पासवान हमारे संपर्क में नहीं है। गोहिल ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर इसकी घोषणा हो जाएगी। मांझी के NDA में जाने के सवाल पर कहा कि वे मन बना चुके थे, जाने वाले को कौन रोक पाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी का नीतीश पर वार, बेरोजगारी के लिए बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले RJD और JDU में बयानों की जंग छिड़ी हुई है। सिर्फ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या फिर लालू यादव तक ही नहीं, बल्कि अब इस जंग में राबड़ी देवी ने भी अपनी एंट्री ले ली है। राबड़ी देवी आजकल ट्विटर पर काफी सक्रिय रह रही हैं और वह लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अपना निशाना साध रही हैं। राबड़ी देवी ने आज ट्विटर पर कहा कि बिहार के करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार बताएं कि बिहार का हर दूसरा युवा बेरोजगार क्यों है, हर दूसरे घर में पलायन क्यों है। जवाब दीजिए, ऐसे कब तक चुप रहिएगा। राबड़ी के इन सवालों का जवाब अभी तक फिलहाल CM नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है की जा रही है कि JDU की तरफ से इसका जवाब जल्द ही आ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने की मांग वाली याचिका खारिज, याची पर 25,000 का जुर्माना। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने की मांग वाली जनहित याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान बेवजह याचिका दाखिल कर कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने की निंदा की। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए याची पर 25,000 रुपए का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने कहा है कि याचिका जनहित में न होकर बिना संविधान व नागरिकता कानून का अध्ययन किए चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई। इस तरह याचिका न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने याची को हर्जाने की राशि 30 दिन में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये राशि एडवोकेट एसोसिएशन के खाते में जमा किए जाएं। साथ ही हर्जाना नहीं स्थिति में जिलाधिकारी वाराणसी याची से जुर्माना वसूल करे। याची ने दी ये दलील। याची ने दलील दी कि कन्हैया कुमार ने अन्य छात्रों के साथ 9 फरवरी 2016 को JNU परिसर में देश विरोधी नारेबाजी की, जिसको लेकर आपराधिक मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। देश विरोधी नारेबाजी एवं गतिविधियों के बावजूद केंद्र सरकार कन्हैया कुमार की नागरिकता नहीं छीन रही है। कन्हैया कुमार के ग्रुप के लोग पाक के उकसाने पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष करने वाला करार देते हैं। ऐसे लोग देश की शांति भंग करने में जुटे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमा चलने के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। याचिका दिग्भ्रमित होकर दाखिल की गई। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन की बातचीत के बाद कांग्रेस ने दागे सवाल, पूछा नतीजा क्या निकला। जी हां दोस्तों, चीन के साथ चल रहे गतिरोध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। इस वार्ता को लेकर आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि वह देश को विश्वास में लें। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि चीन के साथ विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला।
हमला। सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत की। इससे पहले विदेश मंत्री ने अपने चीनी समक्ष से बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने चीनी समक्ष से 2 बात की। राजदूत के स्तर पर कई बार बातचीत हुई। इन बातचीत का नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, देश को विश्वास में लीजिए। यह बताइए कि चीन हमारी सरजमी से कब्जा कब छोड़ेगा? चीन से कब आंखों में आंख में डालकर बात हुई होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन वार्ता पर सुरजेवाला ने ली चुटकी, बोले पीएम मोदी कब लाल आंख दिखाकर चीन से बात करेंगे। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन वार्ता पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बातचीत हर रोज हो रही है तो वह बेनतीजा क्यों रह रही है। उन्होंने कहा कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई है, लेकिन इस बातचीत का रिजल्ट क्या आया? सुरजेवाला ने कहा कि कब पीएम मोदी लाल आंख दिखाकर चीन से बात करेंगे। अब अरुणाचल में भी चीन विवाद उत्पन्न कर रहा है और देश का बॉर्डर खतरे में है। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। सुरजेवाला ने सरकार पर कोरोना महामारी से सही ढंग से न निपटने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब विधायक, सांसद, मंत्री बिलों में दुबके बैठे हैं तो सेवा भाव कौन करेगा। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के हालात भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो क्या उम्मीद की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति हो रही है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके मंत्री, विधायक निजी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं तो प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास कौन करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा क्या पीएम मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं? जी हां दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 4 महीने से चली आ रही तनातनी के बीच एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत के बाद चीनी रक्षा मंत्री के बयान के 8 घंटे बाद भी हमारी सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। क्या पीएम मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं? इससे पहले लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मीटिंग से पहले सवाल पूछते हुए कहा था कि राजनाथ सिंह, क्या आप चीनी रक्षा मंत्री से बिना शर्त भारत के हिस्से का 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खाली करने को कहेंगे? लद्दाख के जिस हिस्से पर चीनी सेना ने 4 महीने पहले कब्जा कर लिया था, उन्होंने आगे कहा कि या फिर आप पीएमओ की फॉलो करते हुए कहेंगे कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, हमें यह जानने का हक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का चीनी रक्षा मंत्री से मिलना बड़ी भूल, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की राय। जी हां दोस्तों, एलएसी विवाद के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने चीनी समक्ष के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एससीओ से इतर भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की भेंट को बड़ी भूल बताया है। शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया, हमारे अच्छे रक्षा मंत्री को अपने स्तर पर चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। भारत को ऐसा तब भी नहीं करना चाहिए था जब चीन बातचीत के लिए तैयार रहता। यह सामूहिक फैसला होना चाहिए था। चीन पर मेरी जानकारी के आधार पर मेरी निजी राय है कि यह बड़ी भूल थी। हालांकि स्वामी की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स बंटे नजर आए। कुछ ने इस पर उनका समर्थन किया जबकि कई ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा। @तनराज58 नामक हैंडल से कहा गया, यह सही है, बड़ी गलती है इस लिहाज से कि चीन और जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी द्वारा 18 मंत्री बैठकों के बाद धोखा दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मंत्री को चीनी समक्ष से मिलने की अनुमति देने के लिए नमो क्यों सहमत हुए। क्या नमो के पास अभी भी अपने दोस्त जिनपिंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर छिपा है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने की चावल घोटाले की सीबीआई जांच की मांग, कहा इसमें ऊपर तक जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, युवाओं पर लाठीचार्ज से लेकर चावल घोटाले समेत कई मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चावल घोटाले की सीबीआई जाँच की मांग की और कहा कि जाँच का दायरा 2 जिलों से आगे बढ़ाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में चावल घोटाला सिर्फ बालाघाट और मंडला जिले तक ही सीमित नहीं है, यह कई जिलों तक फैला है। इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। सिर्फ 2 जिलों तक ही इसकी जांच को सीमित कर घोटाले को दबाया जा रहा है। जब शिवराज सरकार 5000 मीट्रिक टन चावल खराब होने पर मुकदमा दर्ज कर सकती है तो पूरे प्रदेश में 73,000 मीट्रिक टन खराब चावल की रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार में अपने हक के लिए आवाज उठाना और मांग करना जुर्म है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के सीने पर गोलियां दागने वाली शिवराज सरकार ने एक दिन पूर्व मंडी कर्मियों पर बर्बर लाठीचार्ज
लाठीचार्ज किया। अब पुलिस भर्ती की शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ किया गया लाठीचार्ज उनकी असलियत को उजागर करता है। युवाओं की गिरफ्तारी से साबित हो रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर तानाशाही और हिटलरशाही वाली सरकार लौट आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। सरकार से अपेक्षा की है कि निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की भी सुध लें। ये शिक्षक कोरोना महामारी में लॉकडाउन और अभी तक स्कूल न खुलने के कारण संकट में हैं। शिक्षकों के नाम जारी संदेश में कमलनाथ ने शिक्षक महापुरुषों की याद दिलाई। इन दिनों 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल बंद होना सरकार की एक बड़ी विफलता है। 15 साल में राज्य में शिक्षा व्यवस्था में जो प्रगति होनी चाहिए नहीं हुई। मैं शिक्षा की प्रोफाइल बदलना चाहता था, लेकिन अवसर नहीं मिला। बच्चों में हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए मैं संविधान की महत्वपूर्ण बातों को सिलेबस में शामिल करने के पक्ष में हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर मेरी भविष्यवाणी सही हुई, पीएम मोदी का वादा निकला झूठा, पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।